हेलो दोस्तों, मैं सीए भार्गव। आज आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 का ओवरव्यू और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो रहा है, उसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी क्या है और वो अडेप्टेबल है कि नहीं, तो हमने जानना चाहा तो हमने पाया 165 देशों में अभी जीएसटी एडॉप्ट कर लिया गया है। लेटेस्ट एग्जांपल हम देखें तो मलेशिया ने अभी 2 साल पहले ही जीएसटी इंप्लीमेंट किया है और यूएई जैसा देश 2019 में जीएसटी अडॉप्ट कर लेगा और 2022 में ऑलमोस्ट ऑल द गल्फ कंट्रीज में जीएसटी होगा। तो मीन्स दुनिया के सभी बड़े देशों में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है या होने वाला है। यूएसए भी जो सबसे डेवलप्ड कंट्री सबसे बड़ी कंट्री है, वो भी जीएसटी लाने के लिए एनालिसिस कर रही है, तो प्रोबेबली दे विल आल्सो जॉइन द जीएसटी सून। अभी हम देखना चाहे तो जीएसटी समझने के लिए हमारे देश में अभी क्या सिस्टम चल रही है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया में कोई भी टैक्स करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग अलग चीजों और अलग अलग सेवाओं के पर टैक्स देने का अधिकार दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर स्टेट को टैक्स नहीं मिल रहा है और सीधा वो सेंटर को चला जाता है और उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा झगड़ा हो रहा है। दूसरा ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारे पास ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम है, एक तो हम स्टेट को टैक्स दे रहे हैं और एक हम सेंटर को टैक्स दे रहे हैं, तो दोनों के बीच में हमको क्रेडिट का सेट ऑफ नहीं मिल रहा है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि सेंटर के पास अभी कौन कौन से टैक्स है और स्टेट के पास कौन कौन से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर एक्साइज ले रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी ले रही है, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का वैट ले रही है और सेंट्रल सेल्स टैक्स ले रही है और सभी जो लोकल टैक्सेस है लाइक ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, लग्जरी टैक्सेस, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा वो ले रही है। अभी हमको लग रहा है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो तो सेंटर का टैक्स है, सही बात है, ये सेंटर का टैक्स है, वो डिसाइड सेंटर करती है, पर उससे जो रेवेन्यू आती है वो कलेक्ट भी स्टेट करती है और उसको यूज करने का राइट भी स्टेट के पास ही है। हम जानते हैं कि इंडिया की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और पर ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं डाल सकते। तो क्या हो रहा है कि हमारा सबसे बड़ा जो टैक्स का रिसोर्सेस है वो ब्लॉक हो गया है। तो हमको बाकी की जो चीज और सेवा है उसके ऊपर से हमको टैक्स लेना पड़ रहा है। पहले क्या हो रहा था, जब से इंडिपेंडेंस मिला तब से ऐसा हो रहा था कि हम सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही टैक्स डाल सकते थे, हम सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं डाल सकते थे। तो केवल गुड्स के ऊपर ही टैक्स लगता था, सर्विस के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि सभी जगह सब स्टेट्स अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जेम्पशंस देने लगे, तो जो टैक्स प्रोडक्शन के ऊपर से आ रहा था वो भी जाने लगा। तो ऐसे में क्या होने लगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा नहीं आ रहा था। इसके बाद स्टार्ट हुआ, सबने सोचा कि कोई भी बिजनेस है वो गुड्स भी यूज करता है और सर्विसेज भी यूज करता है, हम सिर्फ अभी गुड्स के ऊपर ही टैक्स डाल रहे हैं, तो सर्विस के ऊपर टैक्स क्यों ना डालें। तो 1994 में सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट हुआ जो पहले बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर लग रहा था। धीरे धीरे उसका टैक्स बेस बढ़ता गया और वो इंडिया में सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू लाने वाला एक टैक्स बन गया। उसमें ऐसा हो रहा था कि सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है, उसको स्टेट नहीं टैक्स कर सकता। तो क्या हो रहा है कि लाइक अगर आज मैं गुजरात में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं पर गुजरात को उसका टैक्स नहीं मिल रहा है, तो गुजरात क्या करेगी कि वो टैक्स
सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा रही है तो वो ले जाए, पर मैं उसकी टैक्स क्रेडिट नहीं दूंगा। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सोचता है कि कोई भी गुड सेल हो रहा है तो उसकी रेवेन्यू स्टेट ही रख रहा है, तो मैं मेरे सर्विस टैक्स की या एक्साइज की क्रेडिट उसको नहीं दूंगा। उससे क्या हो रहा था कि गुड्स के ऊपर जो टैक्स हो रहा है और सर्विस के ऊपर जो टैक्स हो रहा है उसमें आपस में टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही थी। उसकी वजह से टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही जैसे हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है, ऐसे ही हम कैस्केडिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं कि जब एक टैक्स लग गया है और वो टैक्स की अमाउंट के ऊपर फिर से टैक्स लगे। ये चीजें होने से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल के बाहर रह जाता है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था कि कोई भी सेट ऑफ नहीं मिल रहा था। आप एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इंटर स्टेट परचेस करो, किसी भी जगह आपको सेट ऑफ नहीं मिल रहा था। आप सिर्फ वैट में गुड्स पे करोगे तो आपको वैट की क्रेडिट मिल जाएगी, वो भी लिमिटेड मिलेगी। आप अगर प्रोडक्शन करते हो तो आपको कैपिटल गुड्स की क्रेडिट मिलती है, बाकी आपको कोई चीज की क्रेडिट नहीं मिलती है। अगर आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और मैंने एसी परचेज किया तो वो मेरी क्रेडिट चली गई, मुझे मैंने जो वैट पे किया उसका कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से ये नया मैकेनिज्म आया जिससे सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप बनती। ठीक है, और वो पार्टनरशिप बनने के बाद वो टैक्स ऐसे कलेक्ट होगा कि दोनों को फायदा मिले और दोनों एक दूसरे को क्रेडिट इंटरचेंज करके दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सबको रेवेन्यू मिल जाएगी और गुड्स के जो प्राइसेस है वो भी कम हो जाएंगे और जो टैक्स जहां से जहां जाना चाहिए वो वहां पे जा रहा है। और एक चीज हो रही थी कि अभी हमारा टैक्स सिस्टम है वो ओरिजिन बेस्ड है। मैं अगर गुजरात, अगर मेरा छोटा स्टेट है इंडिया का और वो अच्छा प्रोडक्शन करके बिहार जैसे बड़े स्टेट में माल भेज रहा था, तो गुजरात के पास टैक्स रेवेन्यू अच्छी हो रही थी, तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि गुजरात में ज्यादा टैक्स आ रहा है। दूसरी तरफ बिहार जैसे स्टेट में टैक्स नहीं जा रहा था क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था पर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे खर्चा करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पर वहां से कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह से सब स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटीज हो रही थी। तो ये भी एक कारण है कि एक डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए कि कोई भी गुड्स कहाँ पे भी प्रोड्यूस हो पर उसका टैक्स वहां पे ही मिले जहां पे वो अल्टीमेटली कंज्यूम्ड हो रहा है। तो अभी जो जीएसटी आएगा वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स माना जाएगा कि जो डेस्टिनेशन के ऊपर लगेगा। अभी जीएसटी ने आने में ऑलमोस्ट 10 साल लगे हैं गवर्नमेंट को, डिफरेंट कांग्रेस और बीजेपी को लाने में इतना टाइम लग गया और अभी ये रियलिटी बन गई है। तो इसमें कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस चले जाएंगे। कुछ टैक्सेस है लाइक कस्टम ड्यूटीज है वो रहेगी, ठीक है। कुछ ड्यूटीज है जो मेन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, कस्टम्स, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है एडिशनल, वो सब्ज्यूम्ड हो जाएगी और स्टेट में नोन जो है वो स्टेट का वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो हम सिनेमा देखने जाते हैं तो देना पड़ता है, वो सब टैक्सेस चले जाएंगे और वो जीएसटी में मिल जाएंगे। अब सब्स्यूम्ड का मीनिंग, सब्स्यूम्ड वर्ड यूज किया है तो उसका क्या मीनिंग रहेगा। ऐसा होगा कि 1 जुलाई को ये सब टैक्सेस बंद हो जाएंगे, डिपार्टमेंट को भी ताला लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब डिपार्टमेंट तब तक चलेंगे जब तक उनकी पीछे की कोई भी रिकवरी बाकी है और वो कोई भी अनलॉ कोई लिटिगेशन चल रहा है वो सेटल ना हो जाए, तब तक ये लॉस चलेंगे। पर ये लॉ 1 जुलाई से अपना कोई नया टैक्स नहीं डालेंगे। हालांकि कुछ लोकल टैक्सेस जो इस लिस्ट में हम देख पा रहे हैं
वो जीएसटी में आ जाएंगे, पर तब भी ऐसा कोई होगा जो म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन के द्वारा कोई टैक्स लगेगा, तो भले ही वो जीएसटी में आ रहा है, पर वो एडिशनली अगर उनको रेवेन्यू कम पड़ेगी तो वो ये टैक्सेस फिर से लगा पाएंगे। ये जीएसटी की हम बात कर रहे हैं तो पहले समझ ले कि जीएसटी क्या है। जीएसटी कुछ नहीं है, सिर्फ वैट ही है। वैट में क्या होता था कि हमारी एक प्रोडक्शन की चेन होती है कि मैंने आज कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको फिनिश गुड्स करके मैंने उसको होलसेलर को दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, वो रिटेलर को देगा, वो और आगे रिटेलर को देगा, और वो फिर एंड यूजर है उसको माल देगा। हर एक जगह पे जो गुड्स जाएगा उसका अपना खर्चा होगा और हर एक बंदे का अपना प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो जो खर्चा और प्रॉफिट मार्जिन होगा वो गुड्स की वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, तो जो वैल्यू बढ़ेगी उसके ऊपर हर एक को अपना अपना टैक्स देना है, और जो आगे वाले ने टैक्स दिया है उसको उसकी इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। आगे जो टैक्स पे हुए है उसकी उसको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू उसकी बढ़ी है उसके ऊपर ही सही में टैक्स लगेगा। अभी करंट सिस्टम में सर्विसेज और गुड्स के लिए अलग अलग टैक्सेस है, तो उसकी इंटर क्रेडिट नहीं मिल रही है, या गुड्स जब इंटर स्टेट क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी क्रॉस क्रेडिट नहीं मिल रही है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये जीएसटी में एक कवर अप हो जाएंगे, और ये प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसमें सीमलेस क्रेडिट मिलती जाएगी। और जैसा हमने पहले भी कहा कि सेंटर और स्टेट एक पार्टनरशिप में टैक्स लगाएगी, तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा ट्यूनिंग बैठ जाएगा, जिसकी वजह से टैक्स में भी फ्यूचर में बहुत सारे फायदे मिलेंगे और इन्फ्लेशन और जो हमारी कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ये जैसे कि माना जा रहा है कि हमारा ये जीएसटी है ये वन नेशन वन टैक्स है, पर हमको आगे जाके ये पता चलेगा कि क्या ये सही में वन नेशन वन टैक्स है, या इट इज इट 29 नेशंस और 30 टैक्स। क्योंकि हर एक जगह पे अपना एक स्टेट लॉ तो होगा ही, और वो अपने खुद रेट्स डिसाइड कर पाएगा। तो हमको ये आगे जाके देखना है कि ये टैक्स रहता है या नहीं रहता है। अभी क्या हो रहा है कि जीएसटी इंडिया में लग रहा है कि जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और जीएसटी आने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो अभी तय नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपने सेफगार्ड करने के लिए ऐसी दो तीन चीजें रख ली है कि जिसके ऊपर वो जीएसटी में नहीं लाएंगे। ऐसी चीजों में आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लीकर, तंबाकू, ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी उनको जीएसटी में नहीं ला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट रेवेन्यूज के ऑलमोस्ट 50% टैक्सेस इन पे से ही गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो बाकी का गवर्नमेंट ने 50% का सेफगार्ड कर लिया और 50% ये जीएसटी में बाकी सब चीजों का टैक्सेशन में ले लिया है। अब क्या होगा कि एवरी ईयर गवर्नमेंट इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी और देखेगी कि अगर जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए वो अगर सबसे मिल रही है तो फिर ये जो चीजें है उसको भी जीएसटी के दायरे में हो जाएगा। इससे शॉर्ट टर्म के लिए 2-3-5 सालों के लिए ऐसा होगा कि अभी पेट्रोलियम या लीकर की क्रेडिट नहीं मिल रही है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ेगी। इससे इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, पर ओवरऑल जो है उससे तो जो प्राइजेस है वो कम ही होने वाली है। दूसरी चीज ये है कि हमको आरएनआर रेट भी पता होना चाहिए। आरएनआर रेट क्या होता है कि अभी बहुत सारी चीजों का रेट कम हो जाना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने वो रेट उतना कम नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं है कितनी रेवेन्यू आएगी। तो वो रेवेन्यू एक स्ट्रीमलाइन में रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी जो रेट है उसके पास ही वो सब चीजों के रेट रखे हुए हैं, और जो फ्यूचर में वो धीरे धीरे घटा देंगी, डाल देंगी। अभी कोई भी पर्सन है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है या नहीं लग रहा है।
अगर लग रहा है तो उसको लायबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि मेरी लायबिलिटी अब यहां से शुरू होगी। वो लायबिलिटी डिसाइड होने के बाद उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा और उसके बाद उसको अपनी सप्लाईज के ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। उसके साथ ही उसको जीएसटी के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है वो भी समझने पड़ेंगे। कब रिटर्न्स फाइल करना है, कब टैक्स पे करना है, कब किस तरह से इनपुट क्रेडिट किस चीजों पे मिलेगी, कब मिलेगी, वो समझना है। अपने बिजनेस और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे रखेंगे, अगर मेरे बिजनेस में कोई भी चेंजेस आता है तो जीएसटी अथॉरिटी को कब कितने टाइम में इन्फॉर्म करना है। और अगर मैं बिजनेस बंद भी कर दूं तो उस टाइम पे जो मेरे गुड्स पड़े हैं, उसके स्टॉक पड़े हैं या मेरी फिक्स्ड एसेट सेल होगी, उसके लिए मुझे क्या टैक्स भरने पड़ेंगे, वो सब चीजें उसको साथ में हम ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस तरह से टाइप्स है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हम डिटेल में देख रहे हैं, तो अभी हम दूसरे पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, कोई भी पर्सन है इंडिया में या इंडिया के बाहर का, वो यहाँ पे वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको जो रिटर्न वगैरह की फॉर्मेलिटीज है, टैक्स पेमेंट, टैक्स कलेक्ट करने की, वो सब फॉर्मेलिटीज को आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, दैट इज सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट को ऐसा पता चलेगा कि ये पर्सन है, ये लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो गवर्नमेंट खुद ही उसको रजिस्टर कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन के ऊपर सभी कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक ही लाइन में चार पर्संस को, चार कैटेगरीज को कवर कर लिया है। एक है कैजुअल डीलर, नॉन रेसिडेंट, आईएसडी और जॉब वर्कर। कैजुअल डीलर क्या होता है? कैजुअल डीलर वो होता है कि जो एक स्टेट में बिजनेस कर रहा है पर वो दूसरे स्टेट में जाके टेम्पररी कुछ खरीद के बेच आए, तो वो स्टेट में वो रेगुलरली बिजनेस नहीं कर रहा है, वो कैजुअली गया और उसने वो बिजनेस करके आ गया, तो उसको वहां पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी और वो स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। हालांकि वो वहां पे फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन करेगा या नहीं करेगा वो तय नहीं है, पर एक बार उसने ट्रांजेक्शन कर दी तो वहां पे वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो लायबल रहेगा। उसकी रजिस्ट्रेशन बेसिकली 90 डेज के लिए वैलिड होगी। अगर वो आगे जाके भी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको अफ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी वो कैजुअल डीलर का एक और पार्ट है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मीन्स क्या? इंडिया से बाहर से कोई आके यहाँ पे टेम्पररी कोई एक ट्रांजेक्शन या छोटा मोटा बिजनेस करके चला जाए। अगर वो रेगुलर बिजनेस करने ही वाला है तो वो डेफिनेटली वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेगा। पर अगर वो टेम्पररी ही बिजनेस करके चले जाने वाला है तो वो नॉन रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसमें उसके पास पान नहीं होगा तो चलेगा, और गवर्नमेंट किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर से उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे देगी। जैसे मैंने कहा कि आगे 90 डेज की लिमिट है, वैसे ही ये 90 डेज में ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है तो उनको डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये दोनों कैटेगरीज मींस कैजुअल डीलर और नॉन रेसिडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले जो टैक्स आपके ट्रांजैक्शन करने के बाद होने वाला है वो आपको पहले गवर्नमेंट में जमा करा देना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी डिफिकल्टीज रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं आया होगा। आपने एडवांस लिया है तो बात अलग है, अदरवाइज आपके पास पैसा नहीं आया और आपको टैक्स पहले से पे करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक पॉइंट है आईएसडी। आईएसडी मीन्स क्या है? आईएसडी मीन्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कहीं बड़ी कंपनीज होती है जिनके 8-10 स्टेट्स में उनकी ऑफिस होती है, पर उनके ज्यादातर बिल हेड ऑफिस को ही चले जाते हैं। लाइक अगर मेरी एक कंपनी है जिसके 12-15 स्टेट में ऑफिस है और सब एम्प्लॉइज के बिल मेरी मेन गुजरात अहमदाबाद ऑफिस पे ही आ रहे हैं, तो मैं सबकी क्रेडिट मैं गुजरात के बिलिंग के लिए गुजरात की सप्लाईज के सामने नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसका जो रेशियोज है वो डिसाइड करके सबको प्रोपोर्शनेटली वो जो इनपुट सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से हटके एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो स्पेसिफिकली कहलाएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक और कैटेगरी है जॉब वर्क की। जॉब वर्कर क्या होता है कि जिसके वहां किसी और से माल आता है, उसके ऊपर वो थोड़ी अपनी प्रोसेसिंग करके वो माल वापस भेज देता है। अब उसका टर्नओवर अगर आप देखने जाओ तो वो 50 लाख का माल लाके उसके ऊपर लाख रुपए का काम करके वो वापस भेज देता है। तो क्या वो लायबल रहेगा? उसकी कंडीशन ये है कि अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो उसको खुद का रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा। अदरवाइज वो जिसका काम कर रहा है उसके रजिस्ट्रेशन में ये एडिशनल पेज के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये कंडीशंस है। हालांकि इसके लिए हम और एक डिटेल में प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम ज्यादा उसको समझाएंगे। एक और है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यूनिक आइडेंटिटी नंबर इज जनरली यूज्ड फॉर गवर्नमेंट्स और यूएन या कोई एनजीओ बॉडीज है जो इंडिया के बाहर से यहाँ छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करने आएगी। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो ये हमको देखने की जरूरत नहीं है, पर उनको ये टेम्पररी यूआईडी नंबर मिलेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक सिंपल चीज है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको तब कराना है जब आपकी टर्नओवर एग्रीगेट मींस आपकी टोटल टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर जाए तो आपको नेक्स्ट 30 डेज में रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। हालांकि अभी जम्मू एंड कश्मीर ने अपना जीएसटी का लॉ नहीं बनाया है, पर वो शॉर्ट टर्म में बना लेंगी। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी किया है कि 11 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉलो होते हैं, जो हिली एरियाज है, वहां पे वैसे ही बिजनेस कम होता है, तो उनके लिए कैटेगरी थोड़ी कम कर दी है, उनके लिए आधी कर दी है। उनको 10 लाख रुपए होने टर्नओवर होते ही उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब ये टर्नओवर कैसे गिना जाएगा? टर्नओवर का मतलब है आपकी सारी सप्लाईज आ जाती है उसमें। टर्नओवर में आपका टोटल होगा ऑल टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। भले ही आप एग्जेम्प्टेड गुड्स भेजते हो वो भी इंक्लूड करो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो भी आप इंक्लूड करो, आपके एजेंट के पास आपका सामान गया है वो भी ऐड कर दो, और आपके जॉब वर्कर के पास से कोई माल पड़ा है और अगर वो अलग से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी आप ले लो। तो आपका टर्नओवर इजीली, अगर आप 1 रुपए की टैक्सेबल सेल करते हो और बाकी 20 लाख रुपए की एग्जाम सेल करते हो तो 1 रुपए के लिए आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे गिनेंगे? मेरे एक स्टेट में मैं 5 लाख का करता हूँ, दूसरे स्टेट में मैं 20 लाख का करता हूँ, तो मेरा टोटल इंडिया का टर्नओवर हुआ 25 लैक्स। तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो कैलकुलेट होता है वो पैन इंडिया बेसिस होता है। इसी तरह अगर ऐसा हो कि मैंने गुजरात में अभी 9 लाख का टर्नओवर किया और मैं हिली एरियाज जो नोटिफाइड है उसमें मैं 2 लाख का ट्रांजेक्शन करूंगा, तो मेरी टोटल टर्नओवर हो गई 11 लाख। तो ये 10 लाख से क्रॉस हो जाती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे नॉर्मल समझ के बैठोगे कि अभी 20 लाख की राह देखनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो नोटिफाइड है उसमें कोई टर्नओवर कर दिया तो वो उसमें 1 रुपए के भी टर्नओवर के बाद वो आपकी 10 लाख की लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ऐसा है कि कुछ लोगों को ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो 10 लाख और 20 लाख है वो एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी पर्सन जो इस कैटेगरी में फॉल होता है वो अगर 1 रुपए का भी सप्लाई करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इसका लिस्ट है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अभी इंटरस्टेट टैक्सेबल मींस मैं अगर गुजरात में ही काम करता हूं, मैं गुजरात के बाहर कोई सप्लाई करता ही नहीं हूं गुड्स और सप्लाई की, तो मेरे लिए 20 लाख रुपए की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल है। मगर मेरा यहाँ टर्नओवर 2-3-4 लाख रुपए का है और मैं महाराष्ट्र में 1 रुपए का भी माल सप्लाई कर दूंगा तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा हमने बात की कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तीसरा है जिसको रिवर्स चार्ज में
टैक्स पे करना है। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में बाद में डिस्कस किया है। तो जिसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है उसको भी कोई भी लिमिट के बिना रजिस्ट्रेशन कराना है। वैसे ही कैजुअल डीलर आया तो नॉन रेसिडेंट डीलर भी आएगा। फिर ऐसे पर्सन्स जिनको टीडीएस काटना है, इनकम टैक्स वाला टीडीएस नहीं, यहाँ पे भी जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस का कॉन्सेप्ट है। उसके लिए हम एक डिटेल और एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। पर यहाँ पे भी किसी को जीएसटी का टीडीएस काटना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट हो। अभी टीडीएस की रिक्वायरमेंट डिटेल में नहीं आई है, पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऐसा नोटिफाई करेगी कि कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सप्लाई या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर 10 लाख से ज्यादा होगी तो उनके ऊपर कुछ टीडीएस जो रेट मेंशन होगा उसके ऊपर वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देना रहेगा। उसके बाद की कैटेगरी आ रही है पर्सन की, जो अदर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, वो खुद का एजेंट हो या नहीं। ठीक है, मींस वो इंटर स्टेट ब्रांच की बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहां पे हूं, ठीक है, और मेरी ब्रांच वहां पे है किसी और स्टेट में, तो हमारा पान एक ही होगा। पर यहाँ का रजिस्ट्रेशन और वहां का रजिस्ट्रेशन मुझे अलग से लेना पड़ेगा। अभी जब आप एक टिन के बजाय एक से ज्यादा टिन लेते हो, ठीक है, तो आप अलग अलग पर्सन्स की तरह गिने जाओगे, तो वो भी इसमें आ जाएगा। और उसके ऊपर आपको नॉर्मल जो टैक्स है वो लगा के माल बेचना है। पहले ऐसा होता था कि हम फॉर्म्स के सामने इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स करते थे, अभी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हमने जैसे आगे समझा ऐसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर दो कैटेगरीज नेक्स्ट है, वो ई कॉमर्स के रिलेटेड है। एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, लाइक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और दूसरी कैटेगरी है जो उसके ऊपर अपने गुड्स सेल परचेस करता है। लाइक एक अमेजोन गिना जाएगा जो एक आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है कि आप यहाँ पे आके अपना सेल परचेस कर सकते हो, और दूसरा जो अपना माल वो वेबसाइट के थ्रू किसी और को बेचता है। तो वो दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उसके बाद आता है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर क्या होता है? एग्रीगेटर मींस एक ई कॉमर्स के टाइप ही है, मींस जो अपनी ब्रांड का यूज करके बायर और सप्लायर को मिलाते हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं और उसका कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे हम ओला कैब्स है, तो ओला कैब्स के कस्टमर के खुद के भी कस्टमर नहीं है और उसके पास खुद की टैक्सीज नहीं है, पर वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहां पे वो दो लोग मिलेंगे, वो सर्विस और गुड्स कंज्यूम करेंगे और उसका मींस कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा। और एक कैटेगरी गवर्नमेंट ने एक सेफ साइड के लिए रखी है कि अगर आगे जाके कोई जरूरत पड़े तो वो कोई भी पर्सन को नोटिफाई कर सकती है। अभी हमको समझना पड़ेगा कि अभी किन किन जगह पे टैक्स लग रहा है हमारा। जीएसटी को हमको इजी बनाना है। अभी इंडिया में ऐसा है कि हर एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 2 4 5 टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग टैक्सेस है, और वो टैक्सेस एक ही गुड्स के ऊपर या एक ही सर्विसेज के ऊपर अलग अलग जगह पे लगते हैं। जैसे हम देखेंगे कि एक्साइज कब लगती है, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगी, और वो एक्साइज कब लगेगी? जब वो गुड्स फैक्ट्री से सेल करने के लिए रिमूव होगा। ठीक है, वैसे ही कस्टम्स कब लगेगी? कि जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, और वो गुड्स या तो इंडिया की कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस करेंगे तभी वो टैक्स लगेगा। वैसे ही वैट लगेगा। वैट कब लगेगा? जब सेल ऑफ गुड्स होगी। अभी वो गुड्स के ऊपर ऑलरेडी एक्साइज तो लगी गई है एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री, अभी उसके ऊपर वैट फिर से लगेगा जब वो गुड्स उसी स्टेट में बेचे जाएंगे। वैसे ही सीएसटी भी वो गुड्स पे लगेगा जब वो गुड्स इंटर स्टेट मूवमेंट करेंगे। वैसे ही सर्विस टैक्स भी लगेगा जब कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जीएसटी समझना है कि जीएसटी में टैक्स कैसे लगेगा। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई।
जैसे अलग अलग आगे हमने देखे इवेंट्स, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जीएसटी में सिर्फ एक ही वर्ड है, जब आप सप्लाई करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तब भी आपको जीएसटी लग जाएगा। तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो सप्लाई है या नहीं। अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई का टाइमिंग क्या है, कौन से टाइम पे आपको सप्लाई की, उस टाइम पे आपने सप्लाई की तो वो सप्लाई की वैल्यू क्या हुई, और जो वैल्यू होगी उसके ऊपर उस टाइम पे जो टैक्स लग रहा है वो आपको लगाना है। इसी तरह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी डिटरमिन हो जाएगी। जो सप्लाई वर्ड है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल उसकी डेफिनेशन बनाई गई है, जो फ्यूचर में जाके बहुत सारे लिटिगेशंस पैदा करेगी। अभी हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सप्लाई क्या है। सप्लाई एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन मीन्स क्या, कि जो कैटेगरीज इन्होंने प्रिस्क्राइब की है उसके सिवा भी गवर्नमेंट अगर कुछ भी चाहे तो वो उसको सप्लाई में गिन सकती है। अभी जो लिस्ट आई है उसमें सेल, ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर, फिर बार्टर और एक्सचेंज, क्या नई कार के सामने पुरानी कार ले जाओ, नया फ्रिज के सामने वॉशिंग मशीन ले जाओ, फिर आता है लाइसेंस, फिर आता है रेंटिंग, फिर आता है लीज, उसके बाद आता है डिस्पोजल। इवन आप अपनी फिक्स्ड एसेट सेल करोगे उसके ऊपर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले वैट में सिर्फ मोटर व्हीकल के ऊपर ही वैट भरना पड़ता था या स्क्रैप के ऊपर ही भरना पड़ता था। अभी इसके ऊपर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचोगे, वो आपके बिजनेस का सामान है, उसी तरह उसके ऊपर वैट लगेगा। और उसमें एक डेफिनेशन में एक आगे लाइन आती है, ये सब चीजें मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने ये सप्लाई आज कर दी या मैं करने वाला हूं, पर उसके सामने अगर मुझे पैसे मिल गए तो उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा। लाइक आज मैं 3 महीने बाद सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं, उसका पैसा मैंने आज ले लिया, तो मुझे आज उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो पे करना पड़ेगा, भले ही मैं उसकी सर्विसेज 3 महीने के बाद मैं दूं। ठीक है, और वो सप्लाई कब मानी जाएगी, अगर आप पर्सनल कोई चीज बेचते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। कोई भी चीज जो आपको बिजनेस करते समय या बिजनेस इंप्रूव करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, ये सब सप्लाईज क्या होती है उसके लिए एक शेड्यूल स्पेसिफाई कर दिए है। अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि हम परचेज और सेल की डेफिनेशन में ही चल रहे थे कि मेरा इतना परचेज हुआ और मैंने इतना सेल कर दिया। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। अभी जो आप खर्चा करोगे वो आपकी इनवर्ड सप्लाई होगी, और जो आपके पास पैसा आएगा वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी, मीन्स आप बेचोगे। ठीक है, अभी टैक्सेस कब लगेंगे, जिस टाइम पे आपको सप्लाई हुई तब। और ये सप्लाई का वर्ड सेल और परचेज के डेफिनेशन से बहुत वाइडर मीनिंग रखता है। तो अभी जीएसटी में हम देखेंगे कि गुड्स की सप्लाई होगी और सर्विसेज की सप्लाई होगी। गुड्स की सप्लाई के वक्त हमको उसके एचएसएन ध्यान में लेना पड़ेगा। एचएसएन का मीनिंग है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, और सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड हमको ध्यान में लेना रहेगा। ये सब इंटरनेशनल चीजें हैं कोई भी सर्विसेज और गुड्स को डिफाइन करने के लिए। इन द करंट टैक्स रिजीम, अभी कंफ्यूजन पहले बहुत चल रहा था कि ये अगर मैं कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जिसमें मैं सर्विस और गुड्स दोनों दे रहा हूं, और उसमें मुझे पता है कि इतना गुड्स आएगा या इतना सर्विस आएगा, तो बहुत बार लिटिगेशन ऐसे हो जाते थे कि ये सर्विस डोमिनेट कर रही है या इसको गुड्स डोमिनेट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो कहलाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसका अभी जो मीनिंग है वो गवर्नमेंट ने बहुत लिमिटेड कर लिया है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये ऑलवेज अगर आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी ये आपका ये गुड्स ही माना जाएगा या सर्विसेज ही मानी जाएगी। तो आपको ये भी आगे ध्यान रखना है। अभी आपको समझना है कि गुड्स के सप्लाई के लिए
रूल्स अलग है और सर्विसेज के लिए रूल्स अलग है। कैसे आप मीन्स कैसे अलग है, क्यों अलग करने पड़े? समझो कि मैं आपको कोई एक सर्विस दे रहा हूं कहीं पे घूमते घूमते, जो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैंने एक्चुअली सर्विस कहाँ पे दी वो कोई तय नहीं कर पाएगा। मैं एक जर्नी में आपके साथ जा रहा हूँ अहमदाबाद से दिल्ली, और मैंने रास्ते में ही हम 2-3 दिन पूरे आपके बिजनेस के बारे में डिस्कस करते रहे और कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, तो उसके ऊपर मैंने सर्विस कहाँ पे दी वो तय नहीं होगा। ठीक है, और सर्विस कहाँ पे दी वो तय नहीं होगा, तो कौन सा टैक्स मेरा कौन सा स्टेट मेरा टैक्स कलेक्ट करेगा वो पता नहीं चलेगा। इसके लिए सब रूल्स है वो हमको जानना जरूर रहेगा। गुड्स के केस में इजी रहेगा कि मैंने यहाँ से महाराष्ट्र में माल भेज दिया, तो महाराष्ट्र में पहुंच गया तो महाराष्ट्र को टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, पर सर्विसेज के केस में वो तय करना डिफिकल्ट है। गुड्स के लिए रूल्स देख लेते हैं। गुड्स के लिए रूल्स क्या है, इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो ध्यान में रखनी है। ये एक रूल है उसको समझना ही पड़ेगा हमको, और वो आगे जाके लिटिगेशन कर सकता है। ठीक है, आपको पहले चीज ये समझनी होगी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर मीन्स कौन? अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो मैं सप्लायर हूं। और प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स जहां पे गुड्स का सप्लाई हो रहा है। वो दोनों चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है वो पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ हूं और आप यहाँ से ही मेरे पास से कोई माल खरीद रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे ही वो कंज्यूम हो जाएगा, तो वो इंटरस्टेट हो जाएगा, ये इंट्रास्टेट हो जाएगा, सॉरी। और अगर यहाँ से मैं माल महाराष्ट्र में बेचूंगा तो वो इंटरस्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये तय करना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि एक ही टैक्स है जीएसटी, तो ऐसे हमको क्यों ये तय करना पड़ेगा कि ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है? उसकी वजह ये है कि हमको टैक्सेस है वो अलग अलग 3 फॉर्मेट्स में पे करने रहेंगे। अगर हमने गलत फॉर्मेट में टैक्स पे कर दिया तो वो टैक्स पे हुआ माना नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रोसेस ऐसी करनी पड़ेगी कि वो टैक्स आपको रिफंड लेना पड़ेगा, और जो सही वाला टैक्स है वो आपको इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा। तो आपको रॉन्ग पेमेंट चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हैं जिससे हम तय कर सकते हैं कि इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ पे हुई है। ठीक है, और ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स तय करना इजी रहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज तय करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। पर फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल हमने तैयार किया है, आप उसको शांति से पढ़ लीजिए। ये जो दो टॉपिक कवर्ड है उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे माल जा रहा है, तो उसमें हमको दो ही चीजें देखनी है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों कहाँ पे है। वो आपको सही से पता चल गया तो आपको बिलिंग कैसे करना है वो समझ आ जाएगा। इसके लिए हम डिटेल में और एक प्रेजेंटेशन रख सकते हैं अगर बहुत सारे डाउट्स आए तो। अभी हम और एक एग्जांपल देख, गुड्स की मूवमेंट जरूरी नहीं है। एग्जांपल हम पहला देखेंगे कि लाइक अगर मैं यहाँ पे गुजरात में हूँ और मेरा कोई सेलर है जिसने अपना गुड्स महाराष्ट्र में रखा है वेयर हाउस में, पूरा वेयर हाउस भरा हुआ है उसके गुड्स से, और वो मैं पूरा गुड्स मैं ही खरीद लेता हूँ। तो अगर वो मुझे चाबी दे देगा महाराष्ट्र में, तो वो उसकी सप्लाई है वो जहां पे मुझे चाबी मिल गई और जहां पे गुड्स पड़े हैं वो मेरी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से कोई भी जगह पे इंस्टॉलेशन या असेंबली करनी है तो
भले ही गुड्स कहाँ पे पड़े हैं, पर जहां पे असेंबल्ड हो गए वही जगह उसकी सप्लाई गिनी जाएगी। फिर कोई कन्वेंस है लाइक वेसल्स या एयरक्राफ्ट या ट्रेन में अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम्स है लाइक चाय नाश्ता वगैरह है, वो अगर ले जा रहे हैं तो वो जो जर्नी है वो 3-4 स्टेट या क्रॉस बॉर्डर भी हो सकती है। तो कहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा, कोई गुजरात में खाएगा, कोई महाराष्ट्र में खाएगा, या कोई एमपी में खाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो उसकी वजह से ये रूल्स इजी कर दिए है कि जहां से आपने गुड्स बोर्ड किए हैं वेसल्स के ऊपर या एयरक्राफ्ट या ट्रेन में, वहां पे ही वो सप्लाई हो गया है ऐसा मान लिया जाएगा। और जहां पे भी ये कहीं किसी कैटेगरी में फॉल नहीं होता है सप्लाई में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आगे जाके कोई मैनर्स प्रिस्क्राइब करेगी, तो वैसे ही हमको उसकी सप्लाई गिननी रहेगी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का रूल्स। सप्लाईज में हमने दो कैटेगरी कर दी है। एक तो है स्पेसिफाइड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक लिस्ट बना के दे दी है कि ये 25 सप्लाईज है, उसमें आपको हम कहेंगे वैसे ही आपको उसको सप्लाई गिननी है। और बाकी की कोई सर्विसेज है उसके लिए हम जो रूल बना के दे रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए हम आपको एक अलग से लिस्ट दे देंगे, उसमें अगर आपकी सर्विसेज फॉल होती है तो उसको देख के ही आपको उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज तय करना पड़ेगा। और जहां पे सर्विसेज स्पेसिफाइड नहीं है उस केस में आपको देखना होगा कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी है या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को दी है। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मींस अगर आप यहां से महाराष्ट्र वाले को कोई सर्विसेज दे रहे हो और वो रजिस्टर्ड है, तो आपका ये इंटरस्टेट ही गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो महाराष्ट्र में है। वैसे ही अगर सामने वाला पर्सन है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको तय करना है कि अगर आपके पास उसका एड्रेस आपके पास रिकॉर्ड पे है, तो वो जो एड्रेस पे रहता है वो स्टेट या वो प्लेस उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की नहीं जाएगी। और अगर आपके पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है और वो पहली बार ही आया है, ठीक है, लाइक एक नाई की दुकान है, हेयर कटिंग सलून है, उसमें कोई बंदा कहीं से भी आएगा तो कोई उसका एड्रेस उसके पास नहीं होगा, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो उसमें जो लोकेशन ऑफ सप्लाई आ रहा है मीन्स वो नाई की दुकान है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई गिनी जाएगी। ठीक है, तो आपको जनरल रूल अगर याद रखना है कि अगर मैं आज सप्लाई करता हूं तो मेरे पास सामने वाले का एड्रेस और वो रजिस्टर्ड है कि नहीं वो पता है, तो ऑलवेज जो उसकी प्लेस होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। और अदरवाइज मेरी जो प्लेस है, मेरा जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अभी ये बाइफर्केशंस तय करने के लिए हमको ये थोड़ी बॉर्डर्स वगैरह समझनी पड़ेगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या तो डोमेस्टिक होंगे या क्रॉस बॉर्डर होंगे या सेज होंगे। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको पहले से फैसिलिटी दी गई है कम रेट्स की, और उसके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखते हैं। ठीक है, जब भी कोई डोमेस्टिक सप्लाई होगी कि नहीं होगी वो कैसे डिसाइड होगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वो दोनों इंडिया में ही है। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज इंडिया में है तो ऑलवेज डोमेस्टिक सप्लाई गिनी जाएगी। क्रॉस बॉर्डर कब माना जाएगा? या तो वो सप्लायर या रिसिपिएंट दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया है तो वो क्रॉस बॉर्डर माना जाएगा। और सेज के लिए इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। अगर गुजरात में मैं यहाँ अहमदाबाद में हूं और यहाँ पे किसी और सिटी में सेज है, तो मैं यहाँ से वहां भेजता हूँ माल, तो वो मेरा एक्सपोर्ट ही होगा। और वहां से मैं कोई माल खरीदता हूं तो मेरे लिए इंपोर्ट ही होगा, भले ही हम एक स्टेट में हो या एक कंट्री में हो, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। अभी ये भी साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखना रहेगा हमेशा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। इसकी वजह से आपको टैक्स बाइफरकेट। ठीक है, अभी ये डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
सप्लाई कहाँ दी है एक्चुअली और कहाँ पे डीम्ड मानी जाएगी, उसके ऊपर से आपकी टैक्स लायबिलिटी फिक्स होगी। तो ये बाइफरकेशन क्यों जरूरी है? तो बाइफरकेशन इसीलिए जरूरी है कि टैक्स लगेगा वो ओरिजिन बेस पे लगेगा। मैं यहां से टर्नओवर कर रहा हूं तो मुझे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर टैक्स एट्रीब्यूट कहाँ पे होगा? जो मैं माल बेच रहा हूं वो जो स्टेट में कंज्यूम होगा वो माल, उसमें वो टैक्स की क्रेडिट, वो टैक्स उसमें वहां गवर्नमेंट उसको वहां पे डाइवर्ट कर देगी। पर टैक्स मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, माल और मीन्स सेवा है वो कहीं और जा रही है, उसका कंजम्पशन भी और उसका बेनिफिट भी वहां जा रहा है। तो गलती करूंगा तो मुझे वो स्टेट डांटेगी या ये स्टेट डांटेगा? नहीं, ये स्टेट ही डांटेगा। ठीक है, तो एडजुडिकेशन होगा, कोई भी केस वगैरह होगा तो वो ओरिजिन बेस्ड स्टेट में ही होगा। इसके लिए आपको टैक्स बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे ऐसा हो गया कि आपको इंटर स्टेट बिल बनाना था और आपने लोकल बिल बना दिया तो सामने वाला स्टेट आपके स्टेट को से पैसा मांगेगा और उससे उससे उल्टा हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी बहुत बड़ी दिक्कत की बात ये होने वाली है कि अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया तो प्रोसेस ऐसी होगी कि आपने गलत टैक्स पे किया, वो आपको वापस लेना है और आपको जो सही टैक्स था वो इंटरेस्ट के साथ भरना है। अभी आपको टैक्स रिफंड लेने की टाइम पीरियड है वो 2 साल का है, पर गवर्नमेंट नोटिस आपको 3 साल तक भेज सकती है। तो इस केसेस में क्या होगा कि आपको 2 साल बाद गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने गलत टैक्स भर दिया, तो आपका रिफंड लेने का टाइम चला गया और गवर्नमेंट आपसे नोटिस देके पैसा और वसूलेगी। तो मीन्स आपको जो प्रॉफिट आपका मार्जिन होगा वो भी चला जाएगा और उससे ज्यादा इंटरेस्ट के पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। तो ऑलवेज आप डिसाइड करिए, आप पहले 3-4 महीने आपको हर एक बार एग्जाम्पल देख के बिल करना पड़े तो आप वो कर सकते हैं, पर गलत बिलिंग। ठीक है, अब आपको टैक्स किस तरह से वसूलना है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो होगा मेरा स्टेट जीएसटी, मींस एसजीएसटी। ठीक है, वो कब लगेगा? वो स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं विद इन स्टेट तो ही लगेगा। दूसरा स्टेट टैक्स है मेरा वो सेंट्रल जीएसटी है, मींस सीजीएसटी। वो सेंटर लगाएगी, पर कब लगाएगी? कि विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तभी लगाएगी। तीसरा टैक्स है आईजीएसटी। आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड जीएसटी, मींस वो जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तभी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, और चौथी एक कैटेगरी है जो हमारे इतने काम की नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टेट जीएसटी, पर ये हमारे 29 स्टेट के साथ और 7 यूनियन टेरिटरीज है, वहां का जो जीएसटी है उसके ऊपर यूनियन टेरिटरी का स्टेट का टैक्स माना जाएगा, उसको यूटी जीएसटी बोलेंगे। ठीक है, और वो उसके वहां पे के यूज के लिए होगा। अभी क्या होगा, हमने ऐसा सीखा है कि सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप होगी। ठीक है, तो स्टेट के ट्रांजैक्शंस में जो टैक्स लगेगा उसका बाइफरकेशन होगा, आधा स्टेट ले जाएगी आधा सेंटर ले जाएगा। तो हम जब भी राइट साइड हम देख पाएंगे कि जब भी हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम बिल में ऑलवेज एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मीन्स अगर मेरा रेट है 18% तो मैं 9% एसजीएसटी चार्ज करूंगा और 9% में सीजीएसटी चार्ज करूंगा। वैसे ही मैं स्टेट से बाहर माल किसी को बेच रहा हूं तो उसमें स्टेट को पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पूरा पैसा है वो सेंटर को चला जाएगा। तो इस केस में जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें हमको आईजीएसटी लगाना है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में भी वो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी की जैसे ही यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को ऑलवेज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के कंपैरिजन में ही गिना जाएगा। तो उसमें पहले कस्टम का तो एक्ट चल ही रहा है तो कस्टम लगेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उसके साथ आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में आपके पास दो ऑप्शन है, आपको कस्टम
या आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड क्लेम कर लो, या गवर्नमेंट को एक बॉन्ड दे दो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं बाद में टैक्स भर दूंगा, तो आपको उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आप बॉन्ड कर दोगे तो। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ऑलवेज एक्सपोर्ट ही गिना जाएगा, तो उसको इंटर आईजीएसटी इंटर स्टेट के तरह आईजीएसटी हमको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, इवन इन द सेम स्टेट। एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। लोकल ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगेगा। रेट आईजीएसटी का जो है वो ऑलमोस्ट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के करीब ही होगा। अगर आपका यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन 9+9 में जा रहा है तो ऑलमोस्ट आईजीएसटी 18% होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अगर उसमें कोई सेस वगैरह आगे से लगेगी तो, ठीक है। ये सब टैक्सेस है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सभी अलग अलग स्टेट्यूट बॉडी हैंडल कर रही है, ठीक है। तो उसका सेट ऑफ भी आपको अलग अलग तरीके से लेना पड़ेगा। आप एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट पार्टी ही माना जाएगा। अगर आपने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया है एक पान से और उसका दूसरा रजिस्ट्रेशन ही वही स्टेट में ले रहे हो, तो वो अलग अलग जीएसटीएन माना जाएगा, तो वो अलग पार्टी गिनी जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन है। तो जैसे हमने देखा कि जीएसटी में सीमलेस क्रेडिट मींस आपको अनलिमिटेड टैक्स क्रेडिट मिलती है, तो वो सही में मिलती है या नहीं मिलती है ये इससे पता चल जाएगा। हमने इसको पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो आपका टैक्सेबल सप्लाई है, आप जो माल बेचते हो, ठीक है, सप्लाई करते हो, वो अगर टैक्सेबल है तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट एक इंसेंटिव बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज लाता है, तो एक्सपोर्ट को हम टैक्स रिफंड देते हैं, तो वो उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है, तो उसके ऊपर भी जो क्रेडिट है वो उनको एडमिसिबल है। आप अगर एग्जेम्प्ट गुड की सप्लाई करते हो तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आगे सप्लाई पे टैक्स नहीं चार्ज कर रहे। एक्सक्यूज मी। अगर आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई साथ में कर रहे हो तो आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही मिलेगी, बाकी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, आप सभी ट्रांजेक्शन, अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एसजीएसटी और आपको आईजीएसटी लगाना है, और अगर आप इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगाना है, तो उसकी भी आपस में क्रेडिट सेट ऑफ होगी। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी की क्रेडिट आपस में सेट ऑफ नहीं होगी। आपके पास एसजीएसटी का बैलेंस पड़ा है तो वो आपको एसजीएसटी और आईजीएसटी के सामने क्रेडिट सेट ऑफ हो जाएगी, वैसे ही सीजीएसटी की। और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी की क्रेडिट आपको आमने सामने नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी आपको क्रेडिट कब ले सकते हो, मेरे पास बिल आया और मैं क्रेडिट ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा जीएसटीएन सिस्टम है वो जीएसटीएन पोर्टल पे होगा और वो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो अगर आप कुछ परचेस करते हो, ठीक है, और आपने सामने वाले को अपना जीएसटीएन नंबर दिया है और वो अपना रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स पे कर देगा, तो ही वो आपके क्रेडिट लेजर में दिखेगा, अदरवाइज वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि आप जो जिससे परचेस करो, जिससे भी कोई सर्विस या गुड्स लो, वो अच्छा है, वो सब कंप्लायंस करता हो, और वो आपको जो बिल इश्यू किया है उसको अपलोड करे उसकी डिटेल्स, तो ही वो आपको क्रेडिट दिखेगी। आपके पास बिल होने से आपको क्रेडिट नहीं मिल जाएगी। अगर वो आपको क्रेडिट पास ऑन करेगा, वो टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी। और एक जानने की बात है कि आपको कैपिटल गुड्स, सब तरह के कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आप टैक्सेस पे करते हो उसकी भी क्रेडिट मिलने वाली है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको
आईटीसी की क्रेडिट कब तक ले लेनी है? लाइक अगर अब मेरे पास आज कोई बिल आया और सामने वाले ने क्रेडिट नहीं दी या मेरे से मिस हो गई लेना, ऐसा कुछ हुआ, तो उसको मैं मैक्सिमम कब तक ले पाऊंगा? तो उसके लिए भी टाइम लिमिट दी गई है कि अगर इस साल का कोई इनवॉइस रिलेट करता है तो उसको मैं नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक उसको क्रेडिट ले सकता हूं, या अगर मैंने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, ये दो इवेंट में से जो मेरा पहला इवेंट होगा उससे पहले मुझे वो क्रेडिट ले लेनी है। अगर मुझे क्रेडिट चाहिए तो उसके बाद वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। देखना है कि कौन कौन से गुड्स के ऊपर या सर्विस के ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं तो आप झगड़ा करते रहोगे और आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आपको ये 5 कैटेगरीज है उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाली है। पहली तो मोटर व्हीकल, आप मोटर कार या व्हीकल्स कोई भी खरीदोगे उसके मेंटेनेंस रिलेटेड कोई भी चीज के ऊपर आपको उसकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। इनपुट तभी मिल सकती है कि आप कोई टूर ट्रैवल्स के बिजनेस में हो और आप उसको मोटर व्हीकल को आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर पाओ। दूसरी कैटेगरी है गुड्स और सर्विसेज इन रिलेशन टू फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, उसमें भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा के आओगे और बोलोगे कि मुझे क्रेडिट दे दो, तो आपको नहीं मिलेगी। पहले ऐसा भी होता था कि एम्प्लॉयज के लिए आपने जिम वगैरह बना दिया और उसकी क्रेडिट लेते थे, वो भी नहीं मिलेगी। तीसरा है गुड्स सर्विसेज यूज्ड इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट मशीनरी। अगर आप अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, पर अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करा रहे हो तो उसमें वो भले ही इमूवेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक बार कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर बड़ी सी फिक्स हो जाए लैंड के ऊपर तो वो शायद नहीं निकल सकती, इमूवेबल हो जाएगी, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगी। पर बिल्डिंग्स वगैरह कंक्रीट स्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे तो उसके ऊपर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। उसके बाद है goods and services on the supply on which composition levy has been charged, means कोई सामने वाला डीलर है वो रजिस्टर्ड डीलर है पर उसने कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो अलग से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो भले ही उसके पास जीएसटीएन नंबर हो, वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, तो टैक्स चार्ज नहीं करेगा तो आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में आगे समझ रहे हैं। और उसके बाद है गुड्स और सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। टैक्स लायबिलिटी कैसे गिनोगे? पहले तो आपने जो भी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज है गुड्स की या सर्विस की, मीन्स आपका जो सेल हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, उसका जो टैक्स बनता है वो ले लोगे। उसके बाद आप आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको जो टैक्स पे करना है उसको जोड़ोगे। उसमें से आपको आरसीएम में जो आपको टैक्स पे करना है, जो हमने दूसरे नंबर में देखा, वो आपको लेस करने को मिलेगा। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टिव टैक्स पेमेंट और उसकी क्रेडिट है। आपको सही में टैक्स उसका पे नहीं करना है आरसीएम का, मीन्स आपको सिर्फ दिखाना है कि मुझे इतना टैक्स पे करना था और वो मैंने पे करके उसकी क्रेडिट ले लिया। आपको सच में कोई पैसा पे नहीं करना है, सिर्फ आपको उसके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और उसके बाद लेस होगा आपकी इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, उसके ऊपर आपको जो जो सर्विसेज एडमिसिबल है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। तो ये तीनों का आप सब्सट्रैक्ट डिडक्ट करके एडिशन करके अब जो अमाउंट आएगी वो नेट पेबल होगी। है कि रिटर्न कैसे भरेंगे, सबके यही क्वेश्चंस है। वैसे आप देखने जाओगे तो बहुत सारे रिटर्न्स है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग रिटर्न, उसकी डेट भी अलग है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक इल्यूस्ट्रेशन के तौर पे एक रिटर्न, एक डेट्स और थोड़े फॉर्मेट्स लिए हैं। आपको फुल लिस्ट थोड़े टाइम में हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला हमको जो मेन 3 रिटर्न्स है वो हमारे है। एक तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई, हम ये महीने में जो भी सप्लाईज करेंगे गुड्स की या सर्विसेज की, उसकी लिस्ट हमको अपलोड करनी है नेक्स्ट महीने की बिफोर 10th को। ठीक है, बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हमको इनवॉइस स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है।
हमको सिर्फ लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाया है, वही आपको अपलोड करना है नेक्स्ट महीने की 10 तारीख के पहले। उसके बाद हमको 15 नेक्स्ट महीने की 15 तारीख के पहले हमको हमने जो परचेजेस किए हैं वो जो हमारी इनवर्ड सप्लाईज है ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसकी लिस्ट हमें देनी है। ये कहाँ काम आएगी, हमको क्रेडिट लेने में। और उसके बाद 20th को हमको मंथली रिटर्न फाइनल करनी पड़ेगी। ये ऐसा गैप क्यों रखा है, ऐसा गैप इसीलिए रखा है कि 10 तारीख तक आप सामने वाले को क्रेडिट दे दोगे, 15 तारीख तक सामने वाला आपको क्रेडिट दे देगा और 20 तारीख तक आपकी टैक्स लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी, तो आपको टैक्स भर के रिटर्न फाइल कर देनी है। और बाकी बहुत सारे रिटर्न्स है और ये सब रिटर्न्स की समरी करके हमको एनुअल रिटर्न साल के एंड में फाइल करनी रहेगी। मेन क्वेश्चन सबके जो होते हैं कि हमको और अलग से क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आपको अब पहले से कम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन फिजिकल फॉर्मेट्स, अगर आप उसको मैनेज कर पाओ तो। आपके पास ऑप्शंस है कि आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेटा रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बेसिकली देर आर 8 टाइप्स ऑफ records that must be kept। ठीक है, उसमें पहला है टैक्स इनवॉइस। पहले हम इनवॉइस ऐसा समझते थे कि टैक्स इनवॉइस देंगे या रिटेल इनवॉइस देंगे, अभी वो कैटेगरीज खत्म हो गई है। अभी जो रेगुलर डीलर है उसको हमेशा टैक्स इनवॉइस ही देना होगा, सामने वाला रजिस्टर्ड हो या ना हो। ठीक है, इसीलिए हमने मेंशन किया है कि आपका B2B ट्रांजेक्शन हो, मीन सामने वाला रजिस्टर्ड है और आप भी रजिस्टर्ड हो, या B2C बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपको टैक्स इनवॉइस ही देना है। आप सामने वाले का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अगर उसके पास नंबर नहीं है तो। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है ब्रांच ट्रांसफर, मींस ये इंटरस्टेट में ही आएगा क्योंकि टैक्स इनवॉइस में ऑलवेज टैक्स चार्ज होता है अलग से। तो इन स्टेट अगर आप ट्रांसफर करोगे तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है टैक्स इनवॉइस। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक्सपोर्ट करते हो तो ही आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और रिवर्स चार्ज के लिए आप भी आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं और मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज की तो उसने तो अपनी जो चिट्ठी होगी या इनवॉइस होगा वो दिया होगा, पर मुझे उसी सर्विस का अपने हिसाब से इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें टैक्स चार्ज करना पड़ेगा तो ही वो रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स में बना पाऊंगा। दूसरी कैटेगरी है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई मुझे कब देना है, जब मैं कंपोजिशन लेवी में लेवी स्कीम मैंने अडॉप्ट की है जहां पे मैं अलग से टैक्स चार्ज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं टैक्स चार्ज नहीं कर रहा हूं तो मैं टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा एज इनवॉइस। इट इज ओनली इनवॉइस बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टैक्स इनवॉइस क्योंकि उसमें टैक्स मेंशन नहीं है। और दूसरी सप्लाईज है जो एग्जेम्प्टेड है। आप कोई टैक्सेबल चीज नहीं बेच रहे हो, एग्जेम चीज बेच रहे हो तो उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाओगे। अगर टैक्स नहीं लगाओगे तो मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं देना है। उसके बाद आएगा रिसिप्ट वाउचर। अभी तक हम ऐसा कर रहे थे कि हम अपना कभी भी इनवॉइस के पहले, इनवॉइस इश्यू करने के पहले अगर कोई हमारे पास अमाउंट आ जाती है तो हम उसको बैंक में एंट्री कर देते हैं, चेक डाल देते हैं, कैश ले लेते हैं, पर एडवांस की रिसीट नहीं बनाते हैं। अभी वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई पैसा एडवांस में आया तो आपको उसकी रिसीट बनानी पड़ेगी क्योंकि वो रिसीट भी आपके रिटर्न्स में जाएगी। क्योंकि आपने आज एडवांस लिया है, दूसरी बार एडवांस लोगे, तीसरी बार आप फाइनल इनवॉइस रेज करोगे तो आपको ये दोनों एडवांस रिसीट आई है वो उसको सामने सेट ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 3 बार टैक्स जमा कराना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी का रूल है, अगर आपने इनवॉइस दे दिया या आपके पास पैसा आ गया, दोनों में से जो पहले होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने एडवांस ले लिया तो आपने तब टैक्स पे किया, ठीक है, फिर आप जब इनवॉइस रेज करोगे तब आप टैक्स पे करोगे, तो ऐसा नहीं होगा, तो 2 बार टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप जब भी एडवांस लो तो आपको एडवांस रिसीट बनानी पड़ेगी, वो जीएसटीएन नेटवर्क पे अपलोड करनी पड़ेगी और जब उसका एक्चुअल में इनवॉइस जनरेट होगा तो उसके सामने वो
लिंक करना पड़ेगा, तो आपको डबल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उसके सामने उसके बाद एक कैटेगरी है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर किस लिए है? जब आप रिवर्स चार्ज में कोई भी टैक्स इनवॉइस बनाते हो, हमने आगे डिस्कस किया, तो उसके लिए हमने पेमेंट भी कर दिया है उस चीज का, उसके लिए भी हमको एक पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। उसके बाद की कैटेगरी है रिफंड वाउचर। अभी रिफंड वाउचर क्या है? रिफंड वाउचर हमने जो एडवांस लिया वो अगर हम वापस कर रहे हैं तो हमको रिफंड वाउचर बनाना पड़ेगा। हम पेमेंट वाउचर क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पेमेंट वाउचर सिर्फ रिवर्स चार्ज के लिए होगा। एडवांस कोई रिसीव हुआ है जिसके सामने हमने सर्विस नहीं दी, ठीक है, और वो ऐसे ही रिफंड हो रहा है, तो उसके सामने हमको रिफंड वाउचर ही देना पड़ेगा। जैसा हमने पहले बताया कि आपने रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट के ऊपर टैक्स भर दिया, अगर आपको वो पैसे रिफंड देने हैं तो भी आपको वो लिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टैक्स आपका जो पे किया है वो चला जाएगा। उसके बाद अभी तक हम ऐसा करते थे कि हमने सेल किया तो वो सेल रिटर्न आ जाता था, ठीक है, तो हम सेल्स रिटर्न नोट बना देते थे, या हमने कोई माल खरीदा और वो हमने वापस भेज दिया तो हम परचेज रिटर्न दिखा देते थे। या ऐसे केसेस में लाइक अगर आज मैंने 100 रुपए के रेट पे माल बेचा था, उसकी प्राइस बढ़ गई तो टैक्स भी मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, या अगर प्राइस घट गई तो मुझे टैक्स कम लेना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम पहले ऐसे कोई वाउचर्स बना लेते थे, पर अब इस केस में सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न के फॉर्मेट्स नहीं आएंगे, इसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ही आएगी। ठीक है, तो डेबिट नोट आपको कब रेज करनी है? जब आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है और आपकी टैक्सेबल वैल्यू या उसका टैक्स वो कम चार्ज हुआ था, उस केस में आपको ज्यादा पैसे उनसे लेने पड़ेंगे, तो आप उसका अकाउंट डेबिट करोगे तो आपको उनको डेबिट नोट देनी पड़ेगी। लाइक अगर मैंने आपको 5,000 का माल दे दिया था और मैंने तभी टैक्स इनवॉइस 4,000 का ही दिया था, तो बाकी के 1,000 रुपए के लिए मुझे आपको डेबिट नोट देनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर मैंने कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू किया और उसमें टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स ज्यादा दे दिया होगा, ठीक है, या मेरा गुड सप्लाई मैंने किया वो वापिस आ गया, ठीक है, या मैंने गुड्स और सप्लाई दी वो इनसफिशिएंट या डेफिशिएंट मानी गई, तो उस केस में मुझे सामने वाले को रिवॉर्ड करना पड़ेगा पैसा, तो उस केस में मुझे उनको क्रेडिट नोट देनी पड़ेगी, तो उसके सामने मेरी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस। हमने पहले कहा कि एक हेड ऑफिस है, उसके पास अगर ज्यादा क्रेडिट है या स्टेट के ब्रांच के पास गलत क्रेडिट आ गई है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको एक आईएसटी इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और वो इनवॉइस के ऊपर ही क्रेडिट ट्रांसफर होगी। सभी चीजें ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन रिटर्न में जाएगी तो ही सामने वाले को क्रेडिट मिलेगी। आपके पास कोई भी कागज होगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर वो ऑनलाइन दिख नहीं रही है तो। और लास्ट कैटेगरी है डिलीवरी चालान। अभी तक हम डिलीवरी चालान ऐसा समझते थे कि हमने जब माल बेचा तो माल उसको मिल गया, उसकी अप्रूवल के लिए ये एक लिस्ट ऑफ गुड्स का एक डॉक्यूमेंट होता था, उसको हम डिलीवरी चालान बोलते थे। अभी ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। डिलीवरी चालान 4 केसेस में ही इश्यू हो सकता है, वो हमने एन्यूमरेट किए हैं यहाँ पे। उसके लिए उसके बिना आप गुड्स की मूवमेंट नहीं कर पाओगे। पहला केस है लिक्विड गैस का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें आप टैक्स इनवॉइस नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ से कितना भेज रहा हूं और सामने कितना रिसीव होगा, तो उसमें आप डिलीवरी चालान के ऊपर माल बेच सकते हो। दूसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्कर। ठीक है, जॉब वर्कर अगर आप में रजिस्टर्ड है आपके नाम के नीचे, तो आप उसको डिलीवरी चालान से माल दे सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप स्टेट के विद इन स्टेट अगर आप आ, माल बेच रहे हो अपनी ही ब्रांच में, तो आप डिलीवरी चालान के ऊपर बेच सकते हो। अगर आपने यहाँ से दूसरे मान के ऊपर आपने माल ब्रांच होगी तो भी बेचा, तो आपको वहां पे टैक्स इनवॉइस ही देना है, वहां पे आप डिलीवरी चालान का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का यही प्रिंसिपल है
फॉरवर्ड चार्ज का, कि मैं अगर सप्लायर हूं तो मैं सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट में भर दूंगा। पर रिवर्स चार्ज तब होता है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर ऑफ गुड्स या रिसीवर ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट के ऊपर डाली जाती है, कि सामने वाला आपसे टैक्स नहीं लेगा, आप सर्विस या गुड्स ले लो और उसका टैक्स है वो आपको खुद को भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के लिए जीएसटी में पहले भी रिवर्स चार्ज सर्विस टैक्स में एप्लीकेबल था, बाकी कोई जगह पे नहीं था। वैट में परचेज टैक्स के तौर पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता था, बाकी कहीं भी नहीं एप्लीकेबल होता था। जीएसटी में स्पेसिफिकली दो कैटेगरीज बनाई है जिसमें आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। एक तो कैटेगरी है गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इन सर्विसेज के ऊपर सप्लायर खुद टैक्स नहीं देगा, जो रिसिपिएंट है वो टैक्स भर देगा, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है जो सबसे डेंजरस होने वाली है आप सब लोगों के लिए, वो है सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स, ठीक है। सामने वाला अगर आप रजिस्टर्ड हो और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो उसके पास से आप जो भी गुड्स लोगे या सर्विसेज लोगे उसके ऊपर जो आपको टैक्स भरना आएगा, सामने वाला नहीं भर रहा है, वो टैक्स आपको रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाय लेता हूं कहीं से, या मैं फिनाइल लेके आता हूं, या मैं किसी एडवोकेट की एडवाइस लेता हूं, या मैं किसी सीए की एडवाइस लेता हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं अनरजिस्टर्ड सामने वाले से सर्विसेज या गुड्स लेता हूं, तो उसके ऊपर जो टैक्स भरना, वो अगर रजिस्टर्ड होता तो चार्ज करता, उतना टैक्स मुझे भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स चार्ज में होगी। हालांकि उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगी, वो आपको जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मगर आपको उसका रिवर्स चार्ज में टैक्स के लिए आपने एक टैक्स इनवॉइस बनाना है और उसके साथ एक पेमेंट वाउचर बनाना है, और वो दोनों की इंफॉर्मेशन आपके रिटर्न में जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड के पास से सर्विसेज या गुड्स ले रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास जा रही है, ठीक है। और उससे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये थ्रेशोल्ड में आ जाने के बाद भी शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए ऐसे लोगों को पकड़ना जो टैक्स भरना चाहिए फिर भी टैक्स वो भर नहीं रही है। पर ये चीजें हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको ये एडिशनल बर्डन लेना पड़ेगा कि मैं उसका टैक्स इनवॉइस भी बनाऊं और उसकी पेमेंट रिसिप्ट भी बनाऊं, और वो दोनों को मुझे वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ाना है, और उसकी टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन वो सब मुझे प्रूव करना है। तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने 5000 रुपीज पर डे की लिमिट रखी है, पर वो नोटिफिकेशन को डिटेल में हमको स्टडी करना पड़ेगा। स्कीम ऑफ टैक्सेशन दो टाइप्स की है, कि आप रेगुलर जो आपको टैक्स भरना है वो भर के आप उसकी क्रेडिट ले लो, और एक कंपोजिशन स्कीम बनाई है छोटे डीलर्स के लिए जिसका टर्नओवर बहुत बड़ा नहीं है, तो वो ज्यादा कंप्लायंस से बच पाएंगे। तो हम एक बार वो स्कीम को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। रेगुलर स्कीम में क्या होगा कि रेगुलर स्कीम के लिए आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आप सीधा रजिस्टर हो जाओ और आप सब कंप्लायंस करने लगो, ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर को हमेशा ही टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, वो टैक्स इनवॉइस के बिना माल नहीं ले जा पाएगा। और रेगुलर स्कीम में आपको टर्नओवर की कोई लिमिट है, आप टर्नओवर 20 लाख का करो, 10 लाख का करो, आप 50 करोड़ का करो, कोई भी टर्नओवर कर सकते हो। आपको मंथली रिटर्न फाइलिंग और जो सब कंप्लायंस रेगुलर कंपोजिशन रेगुलर स्कीम को है वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, और आपको ज्यादा रिटर्न्स भरने हैं, ज्यादा कंप्लायंस करना है तो डेटा भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तो थोड़ी आपकी कॉस्ट उसमें बढ़ जाएगी। कंपोजिशन डीलर स्मॉल डीलर्स के लिए है, इसके लिए पहले डीलर को परमिशन लेनी पड़ेगी। डीलर अपने आप एंटिसिपेट करता है कि मेरा इस साल का इतना टर्नओवर होगा, तो अगर वो टर्नओवर 75 लाख से कम होने वाला है तो वो गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊंगा। कंपोजिशन में क्या होगा कि आप जो सेल करोगे उसके एक स्पेसिफिक छोटा सा परसेंटेज 1%, 2% आपको गवर्नमेंट को उतना टैक्स दे देना है। हालांकि वो आपके कंज्यूमर से वसूल नहीं कर पाओगे, वो आपके मार्जिन से जाएगा। दूसरी एक दिक्कत की बात है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी।
और आप जब बिल बनाओगे तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है, आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना है जिसमें टैक्स अलग से मेंशन नहीं होगा। हालांकि सामने वाला आपसे सर्विसेज या गुड्स देना प्रीफर करेगा क्योंकि एटलीस्ट आप रजिस्टर्ड हो, आपके पास जीएसटीएन नंबर है, तो उसको आपसे जो सप्लाई मिलेगी उसके ऊपर उसको रिवर्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हालांकि आप टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हो तो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। फिर आप ये स्कीम है वो गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस की सर्विसेज है उसको ही ये कंपोजिशन या लमसम स्कीम के लिए अलाउड है। बाकी कोई सर्विसेज है, लाइक मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ, मेरा टर्नओवर 75 लाख से कम है, तो मैं ये स्कीम में नहीं जा सकता। ठीक है। फिर मुझे मेरा लमसम स्कीम है तो मुझे रिटर्न्स भी क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स भी कम रखने पड़ेंगे। एक रिस्ट्रिक्शन बड़ा वाला ये है कि मैं दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर पाऊंगा, मैं यही स्टेट में सेल कर पाऊंगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन, इसमें से मैंने जो कंडीशंस बताई इसमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तो आप ऑटोमेटिकली रेगुलर स्कीम में आ जाओगे। हालांकि आप बाहर से माल खरीद सकते हो पर वो गिना जाएगा यूआरडी और उसके ऊपर आपको परचेज टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको भरना पड़ेगा अलग से। ठीक है। तो छोटे डीलर्स के लिए ये अच्छा है, पर उनको अपना कॉस्ट मार्जिन जो बेनिफिट एनालिसिस है वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये स्कीम ले सकते हो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो। बहुत सारे प्रोविजंस है, लाइक जीएसटी के टीडीएस, जीएसटी का टीसीएस, फिर नेगेटिव लिस्ट है जिसके ऊपर जीएसटी कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, लाइक मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, उसके ऊपर जीएसटी ने अभी नेगेटिव लिस्ट में रखा है। नेगेटिव लिस्ट मींस उसके ऊपर जीएसटी के कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर जॉब वर्कर के प्रोविजंस, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के प्रोविजंस, और मींस ड्यू डेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स बनाने उस ड्यू डेट्स के प्रोविजंस हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं, उसके हम सेपरेटली आपको एक शीट अलग से भेज देंगे। अभी आपको फॉर द टाइमिंग क्या ध्यान रखना है ये आप चेक कर लो कि आपको अपना जो इनवॉइस है, अभी अभी आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। पहले आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता था वैसा इनवॉइस बनाते हो, अभी भी आप ऐसा कर सकते हो, पर गवर्नमेंट ने जो चीजें प्रिस्क्राइब की है वो आपके इनवॉइस में होनी चाहिए। सपोज आप टैक्स इनवॉइस पहले भी बनाते थे, अभी बनाओगे, पर उसमें अभी 16 मिनिमम प्रिस्क्राइब डिटेल्स है वो आपको उसमें इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी का इनवॉइस और प्रिस्क्राइब इनवॉइस उसमें क्या मिसमैच हो रहा है, तो आपको वो पहले मैच कर लेना पड़ेगा। आपको सभी 16 डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न होता है तो पहले जैसा आप सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न मत करना, क्रेडिट नोट डेबिट नोट ही इश्यू होगी। ठीक है। फिर मैचिंग कंसेप्ट है, अगर आप सामने वाले को क्रेडिट दोगे तो ही सामने वाले को मिलेगी, वैसे ही सामने वाला आपको क्रेडिट देगा तो ही मिलेगी। अगर मिसमैच हुआ तो आपकी क्रेडिट गई या आपको टैक्स भरना आएगा। तो आपको सही से आपके वेंडर्स और सप्लायर्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म ला रही है क्रेडिट रेटिंग का। आफ्टर सम मंथ्स गवर्नमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म लाएगी कि कौन सा डीलर अच्छा कंप्लायंस दे रहा है, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही है, तो उसको 10 में से ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। ठीक है। और 5 के नीचे जो नंबर्स होंगे उनको प्रीफर्ड डीलर नहीं माना जाएगा, तो उनसे लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे या बेचना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको आगे जाके आपको आपके वेंडर से, आपको वेंडर के कंसिडरेशन में आपको ये भी एक डिसीजन मेकिंग में रखना है कि उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है। भले ही थोड़ा महंगा माल बेचेगा पर वो टैक्स लेगा तो उसकी क्रेडिट तो मुझे मिलेगी। कोई डिस्काउंट ज्यादा देके आपसे पैसा ले लेगा और उसकी क्रेडिट नहीं देगा तो आपका नुकसान ही होने वाला है, आपको उसके ऊपर डबल टैक्स भरना पड़ेगा और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इसमें जा सकता है। तो आप क्रेडिट रेटिंग के ऊपर से ही डीलर्स आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको परचेज और प्राइसिंग के डिसीजन भी रजिस्टर्ड डीलर से ही आप लो तो अच्छा रहेगा। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप रजिस्टर्ड डीलर से ही प्रीफर करो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो अनरजिस्टर्ड से आप कर सकते हो। ठीक है। फिर आपको
अपना जीएसटी नंबर हमेशा आपके पास रखना चाहिए, कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है सामने वाले को दिखाने के लिए या कोई भी इनवॉइसिंग कराने के लिए। ठीक है, उससे ही आपको क्रेडिट मिलेगी। फिर आपको अपनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या है कि पहले ऐसा होता था कि आपको टैक्स नहीं देना है या उसका एग्जेम्पशन मिल जाता था। अभी आपको ऐसा है कि अगर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा तो भी आपको टैक्स भर के फिर वो वापस लेना है। ठीक है, तो आपको अपनी वर्किंग कैपिटल आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिर आएगा, आप अगर ऐसा है कि आप कोई नए डीलर से बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो आपको टैक्स की क्रेडिट नहीं देगा, तो आप स्टार्टिंग में ऐसा क्लॉज रख सकते हो कि टैक्स की अमाउंट वो जब ऑनलाइन एंटर करेगा तभी हम दे। ऐसे पहले हम सी फॉर्म वगैरह में करते थे कि मैं आपसे पहले थोड़ा ज्यादा चार्ज ले लूंगा, अगर आप मुझे सी फॉर्म दोगे तो मैं आपको वो पैसा वापस दे दूंगा। ठीक है, ऐसा ही आप कर सकते हो अगर सामने वाला एग्री होता है और आपके बिजनेस में आपकी पोजीशन अच्छी है तो। ठीक है, फिर आपको राइट टैक्स पे करना है, गलत टैक्स पे कर दिया तो फिर से आपको राइट टैक्स पे करना है और गलत टैक्स रिफंड करने का चक्कर हो जाएगा और उसके इंटरेस्ट का बर्डन भी आएगा। ठीक है, फिर आप सप्लाईज और टैक्स सही पे करने में आपको डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। तो जब भी आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन पे हो तो आपको पहले डिटेल में डिस्कस करके ही आपको इनवॉइस बनाना है और टैक्स पे करना है। ठीक है, फिर रिफंड की प्रोसीजर इजी हो गई है, तो आपके लिए एक बेहतर चीज है। पहले बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था, अब 60 डेज में आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन भी इजी कर दिया है, जैसे कि हमको वैट में ऑलमोस्ट 45,000 की डिपॉजिट एडवांस टैक्स भरना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सिर्फ कंसल्टेंसी फीस ही देनी रहेगी। और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और सप्लायर्स, एकदम ध्यान रखें कि आपने 1 रुपए का भी माल वहां पे बेचा अमेजोन थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू या कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रख लो कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपको लेना पड़ेगा। Disclaimer है, this video is mere a general guidance meant for learning purpose only. All the instruction, references, content or document are for education purposes only and do not constitute a legal advice. We do not accept any liability whatsoever for any losses caused directly or indirectly by use or reliance on any information contained in this video or for any conclusion of this information. Prior to acting upon this video, you are suggested to seek the advice of your financial, legal, tax or professional advisor as to the risk involved may be obtained and necessary due diligence etc. may be done at your end. I thank you very much for watching my video and do write us if you have any query suggestions. Thank you very much.